एप्पल के बाद सैमसंग आज दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है, लेकिन यह बात शायद ही आपको पता होगी कि सैमसंग की शुरुआत नूडल्स, आटा और मछली बेचकर हुई थी और आज वही ब्रांड दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि सैमसंग ने स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेस के अलावा परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दबदबा बना रखा है। लेकिन आटा और मछली बेचकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, वो भी इतने कम समय में, अगर तरीके गलत हों तो कुछ भी संभव हो सकता है। जी हाँ, सैमसंग के इस तेजी से विस्तार के पीछे कई विवाद छिपे हुए हैं। देश के राष्ट्रपति को रिश्वत देना, जेल के चक्कर काटना, स्टॉक प्राइस में हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग में गड़बड़ियां। सैमसंग ने कई गलत रास्ते चुने, लेकिन फिर भी इसे कोई आंख नहीं दिखा सका और आज यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि कैसे एक संघर्षरत स्थिति में शुरू हुई यह विवादों से घिरी कंपनी इतनी बड़ी बनी। आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1938 में ली ब्यूंग चुल ने सैमसंग की स्थापना की थी, जिसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे। शुरुआती दिनों में यह कंपनी नूडल्स, आटा और मछली जैसी चीजों को दक्षिण कोरिया के दैगू शहर से चीन समेत कई देशों में एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन ली ब्यूंग चुल को पता था कि यह छोटी सी कंपनी 20वीं सदी की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों का व्यापार करके सैमसंग अच्छा लाभ कमा रही थी, लेकिन उसके ये सुनहरे दिन ज्यादा समय तक टिक नहीं सके, क्योंकि अगले ही साल द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। युद्ध के कारण दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरने लगी, लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई और इस तरह सैमसंग समेत पूरे कोरिया की कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। 1947 के दौरान डाइगू और उसके आसपास के क्षेत्रों में तनाव काफी बढ़ गया था और वहां बिजनेस चलाना बेहद मुश्किल हो गया। इस वजह से सैमसंग का मुख्यालय सोल में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इसके 3 साल बाद 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया, जिससे ली ब्यूंग चुल को सियोल भी छोड़ना पड़ा। अब ली ब्यूंग चुल ने बुसान का रुख किया और 1 अगस्त 1553 को एक शुगर रिफाइनरी की शुरुआत की। उनका यह बिजनेस काफी लोकप्रिय हुआ और इससे आने वाले मुनाफे को इकट्ठा करके 1954 में उन्होंने डेगू में एक और कंपनी शुरू की, जिसका नाम था चील मोजिक, जिसे आज चील इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। यह आज तक दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी ऊनी वस्त्र निर्माण कंपनी है। इस मिल के खुलने के बाद सैमसंग ने कपड़ों के बाजार में भी प्रवेश कर लिया। इस समय तक ली ब्यूंग चुल कंपनी के विस्तार को लेकर काफी आक्रामक हो चुके थे, लेकिन यह सब संभव हो रहा था दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमन री की मदद से। अब सवाल यह उठता है कि इस कंपनी में राष्ट्रपति की क्या भूमिका थी। असल में सिंगमन री युद्ध के कारण मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता को सैमसंग और ऐसी अन्य कंपनियों में निवेश कर रहे थे। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उन्होंने विदेशी कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। सरकार की इन्हीं मेहरबानियों की वजह से 1950 के दशक के अंत तक ली ब्यूंग चुल ने कोरिया के 3 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स को खरीद लिया। इसके अलावा वह सीमेंट, बीमा, इंश्योरेंस और उर्वरक फर्टिलाइजर्स के कारोबार में भी प्रवेश कर गए। सैमसंग ने सरकार से मिलने वाले इन अवसरों का इतना अधिक लाभ उठाया कि वह जल्द ही दक्षिण कोरिया का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बन गया। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा कर दिया कि शुगर रिफाइनरी को खरीदने के बाद सैमसंग कोरियाई प्रायद्वीप का सबसे शक्तिशाली समूह बन गया। सैमसंग ने तो अपना दबदबा कायम कर लिया, लेकिन आम जनता के हालात बदतर हो गए। जो आर्थिक सहायता गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजी जा रही थी, उसे सरकार ने हड़प कर इन कंपनियों पर खर्च कर दिया। इसके कारण गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही थीं और अधिकांश लोग अविकसित अंडर डेवलप्ड क्षेत्रों में रहने को मजबूर हो गए और सर्वाइवल के लिए उन्हें कृषि पर निर्भर होना पड़ा। इन चीजों को देखकर लोगों में इतना गुस्सा भर गया कि साल 1961 में उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंका। अब नई सरकार से सैमसंग को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल सका, लेकिन यह इसकी रुकावट पेश नहीं आई। इसी बीच 1978 में ही युंग चुल के सबसे छोटे बेटे ली कुन ही को भी सैमसंग में शामिल किया गया ताकि वह बिजनेस एक्सपेंशन में मदद कर सकें।
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1960 का दशक वह समय था जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई रिसर्च हो रही थी। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों का भविष्य काफी उज्जवल होने वाला था। ऐसे में युंग चुल ने सोचा कि क्यों ना बैंकिंग, शुगर और फैब्रिक जैसी इंडस्ट्री से हटकर टेक्नोलॉजी में भी पकड़ आजमाई जाए। इसी सोच के साथ साल 1969 में सैमसंग ने टेक्निकल फील्ड में दांव खेला और इसी साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की गई। इस तरह नवंबर 1970 में इस कंपनी ने अपना पहला टीवी लॉन्च किया और सैमसंग का यह टीवी इतना पसंद किया गया कि 1981 तक कंपनी ने 10 मिलियन से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच दिए। यह कंपनी के लिए एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन उस दौर में युंगचुल के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें कई सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंपनियों से खरीदने पड़ते थे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कॉर्निंग और सेमीकंडक्टर। ये इतने महंगे होते थे कि टीवी की ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए 1960 के दशक में ही सैमसंग ने इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कॉर्निंग, सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी प्रवेश कर लिया। इसके बाद सैमसंग अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लग गया और 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर और 1981 में कलर टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। फिर आता है साल 1982 जब सैमसंग ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1983 यानी सिर्फ एक साल के अंदर सैमसंग ने 17,000 पर्सनल कंप्यूटर बेच दिए और 1988 तक यह संख्या बढ़कर 2,05,000 यूनिट्स हो चुकी थी। इन सेक्टर्स में लगातार मिलती सफलता के बाद युंगचुल को लगने लगा कि अब उन्हें सिर्फ साउथ कोरियन मार्केट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहिए। इसी वजह से साल 1982 में पुर्तगाल के अंदर सैमसंग ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडियरी खोली। यह पुर्तगाल में किसी दक्षिण कोरियाई कंपनी की पहली मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडियरी थी, लेकिन यहां आने के दो मुख्य कारण थे। उस समय पुर्तगाल में टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन रेट कम था और लेबर कॉस्ट भी कम थी, और इसी के चलते सैमसंग ने जल्द ही यहां अपने पैर जमा लिए। इसके बाद 1984 में अमेरिका और 1987 में यूनाइटेड किंगडम में 2 और सब्सिडियरी खोली। ये कंपनी अपनी एक्सपेंशन को लेकर काफी गंभीर हो चुकी थी। सब कुछ अपने योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की कमर टूट गई। असल में 19 नवंबर 1987 को सैमसंग के फाउंडर युंगचुल का निधन हो गया। इसके बाद इस विस्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया, लेकिन उनके छोटे बेटे ली कुन-ही अभी जीवित थे, इसलिए जल्द ही उन्हें कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन इस पद पर बैठते ही ली कुन-ही एक बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस गए, जिसकी वजह से कंपनी की बदनामी हुई और उन्हें खुद एक बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा। दरअसल 1987 यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने पाया कि अमेरिका के अंदर सैमसंग गैरकानूनी तरीके से चिप्स बेच रहा था। इस जांच के बाद सैमसंग पर भारी पेनल्टी लगा दी गई। खैर, इस केस से निपटने के बाद 1988 में सैमसंग ने अपना पहला सेल्फ फोन ACE-100 लॉन्च किया, लेकिन यह फोन यूजर्स को पसंद नहीं आया और इस फोन से जुड़ी कंपनी को कई तरह की शिकायतें मिलने लगीं। ये शिकायतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि इससे परेशान होकर ली कुन-ही ने लाखों सेल्फ फोन को जला दिया। हालांकि इसके बाद भी सैमसंग ने सेल्फ फोन पर रिसर्च जारी रखी और साथ ही 1990 के दशक में जर्मनी, चीन, स्पेन और मैक्सिको जैसी ग्लोबल मार्केट में अपने बाकी बिजनेस को भी मजबूत करता रहा। और 1992 में इस मेहनत का फल उसे तब मिला जब सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी चिप्स प्रोड्यूसर बन गया। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी साल 1993 में ली कुन-ही ने सैमसंग ग्रुप की 10 सब्सिडियरीज को बेच दिया। असल में कुन-ही चाहते थे कि वह केवल 3 इंडस्ट्रीज पर ही फोकस करे: इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल्स। इसीलिए उन्होंने 10 सब्सिडियरीज को बेचकर बाकी के ऑपरेशंस को आपस में मर्ज कर दिया। इससे उनका बिजनेस पर नियंत्रण और मजबूत हो गया और वह हर एक पहलू पर नजर रखने लगे। इन्हीं सही फैसलों की वजह से 1995 तक इस ग्रुप का रेवेन्यू $87 बिलियन तक पहुंच गया, जो दक्षिण कोरिया के जीडीपी का 19% के बराबर था। लेकिन आपको बता दें कि जिस सैमसंग को आप टीवी, फ्रिज और एसी की वजह से जानते हैं, वह दशकों पहले कई और क्षेत्रों में भी अपना दबदबा बना चुका था।
यह ब्रांड कोरिया के अंदर इमारतों, पुलों, जहाज निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान एरोस्पेस में भी काम कर रहा था। अगर खाद्य उत्पादों फूड की बात करें तो उसमें भी यह काफी आगे था, क्योंकि 1953 में शुरू की गई शुगर रिफाइनरी दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी बन चुकी थी और आज इस कंपनी के अंदर सैकड़ों बेकरी और रेस्तरां शामिल हैं। इसके अलावा कपड़े चाहिए तो सैमसंग, जहाज की सवारी करनी है तो सैमसंग, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर घरेलू उपकरण, अप्लायंसेज, शिक्षा, इमारतें, सड़कें और पुल तक हर जगह सैमसंग का नाम है। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड आज अपने निर्माण व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप में से ज्यादातर लोगों को होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उस समय बाजार में कोई और ब्रांड था ही नहीं जो सैमसंग से अच्छी सेवा और गुणवत्ता दे सकता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दक्षिण कोरिया में एलजी को भी एक बेहतरीन ब्रांड माना जाता था, लेकिन सैमसंग को मिली इस सफलता के पीछे कई गलत तरीके अपनाए गए थे, जिनके दम पर उसने इतनी जल्दी अपना व्यवसाय, साम्राज्य, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। जैसे कि 1996 में दक्षिण कोरिया के 11 प्रसिद्ध व्यापारी, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल थे, को घूस देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। आरोप सिद्ध होने के बाद अगस्त 1996 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्हें कोई भी जेल तक नहीं ले जा सका। सरकार से संबंध, सरकार के साथ सैमसंग के इस तरह के रिश्ते कोई नई बात नहीं थी। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि शायद सैमसंग अब सुधर जाएगा, लेकिन उनकी यह सोच भी गलत साबित हुई जब अप्रैल 2008 में ली कुन ही फिर से कानूनी शिकंजे में फंस गए और इस बार वह कर चोरी, टैक्स इवेजन में पकड़े गए थे। इसके चलते उन पर 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा, साथ ही 3 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। और इस बार हालात ऐसे बने कि ली कुन ही को अध्यक्ष, चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन धन की शक्ति देखिए कि अपराध सिद्ध होने के बावजूद दक्षिण कोरियाई सरकार ने दिसंबर 2009 में ली कुन ही को फिर से माफ कर दिया और एक बार फिर जेल जाने से बच गए। सरकार से माफी मिलने के बाद अगले ही साल वह सैमसंग के अध्यक्ष, चेयरमैन के पद पर फिर से लौट आए। इस ज्वाइनिंग के बाद 2009 में ही इस कंपनी ने एक ऐसी प्रोडक्ट को बाजार में उतारा जिसने सैमसंग का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं सैमसंग का पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी की, जिसे जून 2009 में लॉन्च किया गया था। यह उस समय के लोकप्रिय स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दे रहा था। हालांकि बीते समय के साथ सैमसंग ने और भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए और आज भी लोग सैमसंग के स्मार्टफोन्स को कितना पसंद करते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि सैमसंग एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। एक तरफ 2010 में सैमसंग का पहला स्मार्टफोन चर्चा में था, वहीं दूसरी तरफ ली कुन ही एक बड़े विवाद में फंस चुके थे। दरअसल सैमसंग के पूर्व प्रमुख ली जे योंग ने 2010 में एक किताब लॉन्च की थी जिसका नाम था थिंग्स सैमसंग। इस किताब के प्रकाशित होते ही सैमसंग फिर से लोगों के निशाने पर आ गया, क्योंकि इसमें कंपनी और अधिकारियों से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे किए गए थे। इनमें से एक दावा यह था कि ली कुन ही ने सैमसंग की सहायक कंपनी से $10 बिलियन चुरा लिए थे। किताब में दावा किया गया था कि इस धोखाधड़ी के बाद उन्होंने सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस विवादास्पद दावे के बावजूद न तो इस पर कोई भी जांच हुई और न ही सैमसंग की बढ़ती सफलता पर कोई असर पड़ा। इसी दौरान 2011 में सैमसंग ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था सैमसंग बायोलॉजिक्स। इसी दौरान ई जोंग ने सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियों में ये अपने पिता से भी बड़े एक्सपर्ट निकले। वो कैसे, इसे हम आगे देखेंगे। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद सैमसंग ने चुप्पी तोड़ी और बैटरी का इशू बताकर गैलेक्सी नोट 7 के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। साथ ही बाजार से सारे गैलेक्सी नोट 7 फोन वापस मंगा लिए। बाद में पता चला कि सैमसंग एक ऐसे फोन की तैयारी में था जो एप्पल को कड़ी टक्कर दे सके, लेकिन जल्दबाजी में इस फोन को इतनी जल्दी लॉन्च किया गया कि इंजीनियर्स को टेस्टिंग का पर्याप्त समय ही नहीं मिला। खैर, यह कंपनी इसी तरह के उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी 2017 में ई जोंग को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। असल में ये भी अपने पिता की तरह रिश्वत देने के आरोप में दोषी पाए गए। हालांकि पिता की मौत के सिर्फ 1 साल बाद यानी जनवरी 2021 में इन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।
क्योंकि एक बार फिर ये घोटाले और रिश्वत देने के आरोपी पाए गए। इस आरोप के चलते सियोल हाईकोर्ट ने इन्हें 2.5 साल जेल की सजा सुनाई, लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद अगस्त 2021 में ये फिर से रिहा हो गए। इसी तरह के कानूनी और गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर आज सैमसंग दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। इसका देश की जीडीपी में अकेले 18% योगदान है और देश के कुल निर्यात का 17% हिस्सा सैमसंग के जरिए ही किया जाता है। ऐसे में अगर सैमसंग घाटे में जाता है तो दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है और शायद यही वजह है कि आज सैमसंग के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसी साल फरवरी में ई जोंग को स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के अपराध में दोषी पाया गया, लेकिन होना क्या है, फिर से वही होगा जो अभी तक होता आया है। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि पैनासोनिक अब डूबने वाली है या नहीं, तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।